शुरू करते हैं कहाँ से, G1 से। ये हमारी सेल है कौन से स्टेज में, G1 स्टेज में। G1 स्टेज में न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, होगा। मैं यहाँ पर न्यूक्लियस बड़ा बना रही हूँ ताकि क्रोमोसोम दिखाए जा सके, ठीक है। न्यूक्लियस में मान लो हम क्रोमोसोम मान रहे हैं 2n, तो कैसे होंगे, ये 2 मदर से आए होंगे और ये 2 फादर से आए होंगे, ठीक है। इसमें जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी, n या 2n, 2n। जो क्रोमेटिन नंबर होगा, क्रोमेटिन कंटेंट होगा वो क्या होगा, 2n या 2c या 4c, 2c, ठीक है। 2c का मतलब समझो एक क्रोमेटिन की यानी कि एक डीएनए की 2 कॉपी, तो एक कॉपी ये, दूसरी कॉपी ये, सेम टू सेम एक कॉपी ये, दूसरी कॉपी ये है, ठीक है। इसके बाद हमारा G1 के बाद क्या आएगा, S फेज आएगा। G1 फेज में और क्या क्या होता है बताओ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, ऑर्गेनेल डिसअपियर होते हैं, मेजर ऑर्गेनेल, मैक्सिमम ऑर्गेनेल नहीं डिसअपियर हो जाते हैं। G1 में रेप्लिकेशन हो जाएगा, नहीं मतलब क्यों रेप्लिकेशन ही तो बोला है आपने। G1 में रेप्लिकेशन कैसे होगा लड़की, ऑर्गेनेल का रेप्लिकेशन, हाँ सॉरी ऑर्गेनेल का रेप्लिकेशन होगा। अपना नंबर बढ़ाएंगे, मैं डीएनए रेप्लिकेशन पे पहुंच गई, डिसअपियर प्रोफेज में होंगे। ऑर्गेनेल का क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन, यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं कहेंगे, डुप्लीकेशन कहेंगे, यानी कि ऑर्गेनेल अपना नंबर इंक्रीज करेगा। मैक्सिमम ऑर्गेनेल अपना नंबर G1 में इंक्रीज कर देता है क्योंकि सारे के सारे सिंपल सब्सटेंसेस हैं और सिंपल सब्सटेंसेस जल्दी डुप्लीकेट कर जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डुप्लीकेट करने में हमें क्या करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, और उन्हीं में लगता है समय जिसकी वजह से हमारा जो इंटरफेज है उसकी साइकिल क्या हो जाती है, बहुत ही लंबी हो जाती है, ठीक है। G1 में और क्या क्या होता है, डीएनए जो सिंथेसिस होगा उसका जो रिक्वायरमेंट्स होंगे, हाँ डीएनए से सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें जो जो चीज चाहिए, जो भी एंजाइम चाहिए, जो भी प्रोटीन चाहिए वो सब बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और क्या होगा, और कुछ होगा, 4 ही हैं, और कोई स्टेप था, G1 हाँ इतने 4 ही थे, ठीक है। मेजर क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी, सेल अपना साइज बढ़ाएगा, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ाएगा, अपने एनर्जी को स्टोर करके रखेगा ताकि आगे जाके काम आ सके, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का नंबर काफी सारा बढ़ाएगा क्योंकि आगे एनर्जी खूब लगने वाली है, तो उसके लिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया बनाने पड़ेंगे, ठीक। इसके बाद कौन आता है हमारा, एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो हमारे पास में 4 क्रोमेटिन ऑलरेडी हैं, 2 मदर के क्रोमेटिन और 2 फादर के क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब डीएनए के लंबे लंबे स्ट्रैंड। तो ये डीएनए के लंबे लंबे स्ट्रैंड क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, और रेप्लिकेट करके क्या हो जाएगा, इनके पास में एक और डीएनए का स्ट्रैंड आ जाएगा जो इसी में कॉइल रहेगा, है ना। नया डीएनए का स्ट्रैंड क्या होगा, इसी में कॉइल रहेगा, इसलिए हम कॉइल्ड ही दिखा देते हैं यहीं पर। ये बन ही रहा है अभी, हाँ ये एंड होते होते ये पूरा हो जाएगा, एस फेज के खत्म होते होते ऐसा हो जाएगा। तो एस में रेप्लिकेशन होगा और डीएनए का एक स्ट्रैंड से क्या बन जाएगा, 2 स्ट्रैंड बन जाएगा। यहां पर पे ये अंडरगोइंग प्रोसेस है, तो अभी हम 2C से 4C हो गया नहीं कह सकते, हम क्या बोलेंगे 2C से 4C हो रहा है, अंडर द प्रोसेस है। हमने भले ही बना दिया है 2 स्ट्रैंड, लेकिन 2 स्ट्रैंड पूरे नहीं बने, अभी कंटिन्यू चल रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप कौन आएगा, अगला स्टेप आएगा हमारा G2। G2 फेज में क्या होगा, अगेन वही सारी चीजें जो G1 फेज में हुई है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन तो यहाँ भी चल ही रहा है, यहाँ भी चल ही रहा है, ठीक है। एस फेज में डीएनए के रेप्लिकेशन के अलावा एक और बहुत जरूरी काम होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं, और भी एक जरूरी काम होता है, स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं स्पिंडल फाइबर बनवाने के लिए। स्पिंडल फाइबर तो प्रोफेज में जाके बनेंगे, अभी तो माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे, खाली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनेंगे। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनते भी G2 में है मेजरली। एक और मेन काम होता है जो बहुत जरूरी है, डीएनए एप्लीकेशन हो गया और हिस्टोन प्रोटीन बन गए, एंजाइम बनता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है लड़कियों, सेंट्रियोल 1 से 2 नहीं होगा क्या, सेंट्रियोल 1 से 2 क्यों होगा,
ताकि आगे जाके दो अपोजिट पोल्स पे जा सके, क्योंकि एक के पास एक ही होता है, एक से दो बनेगा, आगे जाके अपोजिट पोल्स पे जा सकेगा, इसके लिए। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा हमारा, G2 फेज आएगा। G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में एक तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेंगी, सेल की ग्रोथ होगी, ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होगा, और डीएनए जो सेल के डिवीजन है, डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गया, सेल का एक से दो बनने के लिए जो भी हमें प्रोटीन्स एंजाइम्स की जरूरत है, उन सबका फॉर्मेशन कहाँ होगा, G2 में। S की तैयारी G1 में, M की तैयारी G2 में, जो आगे आने वाला है उसकी तैयारी उसके जस्ट पहले वाले गैप में की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी तैयारी होगी, और यहाँ पर हमारे पास में डीएनए अब बन गया होगा हमारे पास में डीएनए कैसा वाला, एकदम डबल स्ट्रैंडेड वाला। डबल स्ट्रैंडेड मतलब एक की दो कॉपी बन गई होंगे, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे, सेम टू सेम। तो अब यहां पर भी सेल तो क्या है 2n, लेकिन क्रोमेटिन कंटेंट कितना हो गया अब 4, क्योंकि एक ही क्रोमेटिन की कितनी कॉपी देखो, 1 2 3 4 बोला था ना मैंने, होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रोमेटिन का जो इंफॉर्मेशन होता है वो सेम होता है, बस उसका वेरिएशन प्रेजेंट होता है। तो क्रोमेटिन तो एक ही है, डीएनए तो एक ही जैसे हैं चारों के चारों, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 4C। कहां पर क्या होता है करके पूछता है। ठीक है, तुम चाहो तो S वाले में भी 2n और 4C लिख सकते हो, बस 4C में ये ध्यान देना है कि 4C क्या है, अंडर द प्रोसेस चल ही रहा है अभी। तो अगर कोई इनिशियल बोलेगा तो क्या बोलोगे 2n 2C, अगर एंड बोलोगे तो क्या बोलोगे 2n 4C। जनरली अगर S बोला जाएगा तो 2n 2C, क्योंकि अभी पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, G2 के बाद कौन आएगा अब, M फेज। M फेज में सबसे पहला स्टेज कौन सा है, अर्ली प्रोफेज, उसके बाद लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में कुछ काम शुरू होते हैं, कौन कौन से काम शुरू होते हैं, ऑर्गेनेल डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा जगह होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस खत्म हो रहा है तो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होगा, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा, और सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स पोल की तरफ को मूव करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ होता है अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर भी बनेंगे बेटा, होगा कैसे यहाँ देखना, ये हमारे पास में दो सेंट्रियोल्स है। ठीक है, जैसे दो सेंट्रियोल है तो ये अपने बीच में स्पिंडल फाइबर बनाते जाएंगे। अभी अभी नजदीक नजदीक है तो स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, छोटे छोटे, जैसे दूर जाते जाएंगे स्पिंडल फाइबर लंबे होते जाएंगे, अपोजिट चले जाएंगे स्पिंडल फाइबर सबसे ज्यादा लंबे हो जाएंगे। तो ये ऐसे हो रहा है, जैसे समझ लो जैसे वो कोई वो ऐसी चीजें नहीं होती जिसके बीच में ग्लू ग्लू टाइप का होता है। अच्छा, एक वो स्केल में वो माल्टे का ऐसे निचोड़ करके तागे जैसे बनाते हैं हम, देखे तुम लोगों ने, करा है कभी ऐसा काम, नहीं करा? स्केल होता है उसमें माल्टे का छिक्कल निचोड़ते हैं ऐसे करके, फिर हाथ में से टैप टैप करके ऐसे घुमाते हैं तो तागे आते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही समझ लो, एक सेंट्रियोल इसको समझ लो और एक स्केल को समझ लो। तो जैसे जैसे स्केल दूर जाती जाएगी सेंट्रियोल का साइज भी क्या होता जाएगा, स्पिंडल फाइबर का साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वैसे होते रहते हैं। ग्लू से नहीं किया मैंने, इतने अमीर नहीं थे हम माल्टे के छिक्कल से करते थे। ठीक है, चलो, तो अर्ली प्रोफेज में सारे काम हुए। और एक मेन इवेंट है जो अर्ली प्रोफेज में होता है, डीएनए का कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कहते हैं हम, क्योंकि अगर डीएनए थोड़ा भी कंडेंस हो गया, थोड़ा सा भी, तो फिर हम क्रोमोसोम बोल देंगे उसको। तो पूरे प्रोफेज में किसका कंडेंसेशन हो रहा है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा है। स्टार्ट कहाँ हो गया अर्ली प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में क्या हो जाएगा, लेट प्रोफेज में अप्रोक्सीमेटली खत्म, अप्रोक्सीमेटली डीएनए कंडेंस हो जाता है। तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि माइटोसिस फेज में, माइटोसिस की जो मेटाफेज वाली स्टेप होती है वहां जाके डीएनए का कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। इसका मतलब प्रोफेज के एंड तक काफी हो गया है, मगर कंप्लीट कहाँ हो रहा है, मेटाफेज में हो रहा है। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे डिसॉल्व होगी वैसे ही मेटाफेज आ जाएगा। ठीक है, तो लेट वाले में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अप्रोक्स मतलब ऐसे समझ लो 1 सेकंड की डिस्टेंस है। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग खत्म हो चुकी है, न्यूक्लियोलस लगभग डिसअपियर हो चुका है, पोल्स तक पहुंच चुके हैं, हमारे स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं इनके बीच में, सेंट्रियोल्स के बीच में, और जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो सबके सब क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। डिसअपियर का मतलब डिस्ट्रक्शन करना नहीं है, डिसअपियर का मतलब है डिसअसेंबल करना, फिर वो वापस से जुड़ जाएंगे बाद में। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हुई वैसे क्या आ जाएगा, मेटाफेज आ जाएगा।
तो हमारे पास में ये क्या है, प्रोफेज है। तो प्रोफेज का लेट वाला स्टेप बनाऊंगी मैं, ठीक है, अर्ली वाला नहीं बनाएंगे, लेट वाला बनाएंगे। लेट वाले स्टेप में क्या होगा, मेम्ब्रेन अप्रोक्सीमेटली खत्म हो गई है। जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो काफी हद तक कंडेंस हो चुके हैं, काफी हद तक कह रही हूं, हाँ पूरे नहीं, अप्रोक्सीमेटली इनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। अच्छे लग रहे हैं ऐसे वाले क्रोमोसोम, क्यों, है ना? इतना हो गया है का प्रोफेज के एंड तक। जो सेंट्रियोल्स हैं वो कहां पहुंच गए हैं, पोल्स पर पहुंच गए हैं। इनसे क्या आ गई हैं, एस्ट्रल रेज आ गई हैं। और साथ में इसके साथ कौन जुड़ गया है, स्पिंडल फाइबर जुड़ गए। 3D में है, हाँ, वो उसके ऊपर से नहीं होकर के गुजर रहा है। 3D में तो आगे पीछे काफी जगह है क्योंकि सारे ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो चुके हैं। अब ये क्या है, प्रोफेज। जब प्रोफेज में बताओ, प्लॉइडी 2n या n, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, डिप्लॉइड ही अभी कुछ थोड़ी हुआ है ना। क्रोमेटिन कंटेंट 2c की 4c 4c, अभी भी एक साथ ही है सबके साथ, ठीक। हर स्टेप का पूछता है तो हर स्टेप का पता भी होना चाहिए। प्रोफेज के बाद कौन आएगा, मेटाफेज। एक तो मेटाफेज में 2 स्टेप्स हैं, एक तो है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, दूसरा है मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होता है, सारे के सारे स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर पर। कहां पर, काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर कहां होता है, सेंट्रोमेयर के पास में। सेंट्रोमेयर के चारों तरफ एक प्रोटीन का डिस्क लिपटा हुआ रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। तो काइनेटोकोर से कौन लग जाएगा, स्पिंडल फाइबर लग जाएगा, लेकिन वो रैंडम है। अभी रैंडम क्यों है, क्योंकि वो जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हुई तो क्रोमोसोम्स जहां पर थे वहां पर जो भी स्पिंडल फाइबर आया वहीं पर अटैच हो गया वो। तो कोई नजदीक है कोई दूर है, कोई रैंडमली अरेंज हो रखे हैं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है इनके अरेंज होने का अभी तक, ठीक है। कोई बहुत दूर अरेंज हुए, कोई बहुत नजदीक अरेंज हुए, कोई बीच बीच में अरेंज हुए। यहां पर हम बना देंगे सेंट्रियोल, इससे निकली हैं एस्ट्रल रेज। सेंट्रियोल हम ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। 2 सेंट्रियोल 2 होते हैं, ये फाइबर्स स्पिंडल्स 2 होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये स्पिंडल फाइबर से 90 डिग्री में अटैच रहते हैं। मतलब क्रोमोसोम ऐसा है तो यहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, ऐसे करके लगेगा, एक इधर और एक इधर की तरफ को, ठीक है, तिरछा होकर के लगेगा। तो अभी तक तो हम सीधे सीधे दिखा रहे थे, लेकिन अब इनको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम तिरछा सा दिखाएंगे। अब देखना, जितने हमारे पास क्रोमोसोम थे उतने ही अरेंज होंगे यहाँ पर पे, क्योंकि ये आपस में जुड़े तो नहीं है, किसी ने इनको पकड़ तो नहीं रखा। अगर ये एक साथ ग्लूड होते, जैसे अभी मियोसिस में होगा, एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे, तो तब इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे, तब 2 एक ही लाइन में अरेंज होंगे। लेकिन अभी तो ये चिपके हुए नहीं है, तो अभी क्या हो सकते हैं, ये एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। तो जितने क्रोमोसोम होंगे उतनी लाइंस बनेंगी यहाँ पर पे। एक क्रोमोसोम एक लाइन, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी लाइन, ऐसे 2 लाइन किसकी भी बनेंगी, ग्रीन की भी बनेंगी। हमारे पास में 46 क्रोमोसोम है, तो हमारे यहाँ कितनी लाइंस बनेंगी, 46 लाइंस बनेंगी, ठीक है। ये रैंडमली अरेंज्ड है अभी, हालांकि ये काफी हद तक मैंने बीच में बना रखे हैं, लेकिन रैंडमली अरेंज्ड है, ठीक है। अब जैसे ही ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज खत्म होगा और मेटाफेज आएगा, वैसे ये सब एक दूसरे के से रिलेटिवली शिफ्ट होंगे और सेंटर पर आएंगे। तो जो वाला स्पिंडल फाइबर छोटा है वो लंबा हो जाएगा और जो लंबा है वो छोटा हो जाएगा। बुक में कहीं भी स्ट्रेचिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं लिखा है, लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग लिखा है। लंबा होना और छोटा होना, लंबा और छोटा होना खींचने के बेसिस पर नहीं है। बीच में माइक्रोट्यूब्यूल ऐड होंगे तो लंबा होगा, अगर हट जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। और ये सारे के सारे कहां पर आ जाएंगे, हमारे मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाएंगे। एक काम करती हूँ, इसी को थोड़ा सा नीचे करके यहीं पर मेटाफेजिक प्लेट बना देते, सब एक ही साथ है लगभग, एक यही नहीं है।
हाँ, ये 2 छोटे हैं, वो 2 बड़े हैं ना। नहीं, हाँ, साइज मोटी हो गया है, ऐसे देखो जीवन से। सेल का तो सेल ग्रोथ भी तो कर रही है, जानबूझ के बनाया क्या? खुद ही हो गया वो। बट अच्छा चलो, लगता है। सारे के सारे क्या हो गए हैं, मेटाफिजिक प्लेट पर अरेंज हो गए हैं। कहाँ अरेंज हो गए हैं, ये मेटाफिजिक प्लेट। मेटाफिजिक प्लेट असलियत में होती है क्या, नहीं होती है। यह है एक इमेजिनरी प्लेट, हमने सोच रखा है कि मेटाफिजिक प्लेट है जहाँ पर आके सारे क्रोमोसोम अरेंज होंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हमने उस जगह को ही मेटाफिजिक प्लेट बोल दिया है, ठीक है, बीच में ही होते हैं। जैसे मान लो ये गोल एक सेल है पूरी की पूरी, तो इसमें एक ऐसी लाइन में नहीं, इसमें पूरे में सेंटर में सब जगह चारों तरफ सेंटर में। लेकिन इसको तुम 2D में सोचने के बजाय 3D में सोचो, ठीक है। हाँ, आधे स्फेयर है, उसका पूरे लेयर में होगा, पूरे के पूरे सर्कल में, पूरे में अंदर, ठीक है। एक लाइन में नहीं अरेंज है। मेटाफिजिक लाइन नहीं कहा है, मेटाफिजिक प्लेट कहा है। प्लेट 2D होती है, ठीक है। तो 2D में अरेंज है। अगर मैं इसको गोला मान लूं, वैसे गोला है नहीं है, इसको अगर हम गोला मान लें तो इस गोले में सब जगह क्रोमोसोम अरेंज है, क्योंकि एक लाइन में तो 46 अरेंज हो भी नहीं सकते, इतना बड़ा थोड़ी है हमारा डीएनए, हमारा सेल। तो उसमें इधर उधर ऐसे बिखरे पड़े हैं, और सारे के सारे से स्पिंडल फाइबर से क्या हो रखे हैं, अटैच हो रखे हैं। तुम इसको कैसे समझ सकते हो, एक तागे के पीछे पर ना चिड़िया या बलून लगा देना, बलून होते हैं ना, बलून से तागा लगाए रहते हैं, सारे तागे इकट्ठा करके पकड़ना, बलून ऐसे गोल करके अरेंज हो जाएंगे। वैसा ही बिल्कुल हमारे सेल के अंदर भी हो रहा। ठंडी हो गई, जिस दिन तुम पानी लेती नहीं और चाय मांगी, उस दिन चाय भी नहीं मांगी। वैसी थी वो। पैसे बर्बाद कर। मेरी प्यारी चाय, पैसे बर्बाद, चाय भी नहीं पी पाई। घर जाके पढ़ा इसको थोड़ा, यहाँ तो पढ़ा था। हे बालिके, थोड़ा बहुत आता है ना। थोड़ा बहुत तो सिखाना होता, फिर मैं इतनी मेहनत ही क्यों करती। हम थोड़ा बहुत तो मैं तुम्हें बुक दिखा करके सिखा लेती। आ सकते हैं। अच्छा चलो यहाँ देखो, यहाँ पर अब एक लाइन लिखी है, ये जरूरी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्रोमोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, centrosome, sorry. Each centrosomes radiate out microtubules called astrals. The two astrals together with spindle fiber form mitotic apparatus. ठीक है, तो हमारे पास जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है, ये विद एस्ट्रल रेज विद स्पिंडल फाइबर, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, माइटोटिक एपरेटस बोलेंगे। मियोसिस होगा तो मियोटिक एपरेटस बोलेंगे, ठीक है। माइटोसिस हो रहा है तो माइटोटिक एपरेटस। बाकी यहाँ पर मैं काम बोल रखा है कि कहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कुछ बोल दे रहा है। मेजर इवेंट लिखे हुए हैं बुक में हर स्टेप के। Cell at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleus and a nuclear envelope. ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, मेटाफेज हो गया। अच्छा हाँ, एक और बात मैंने बतानी थी तुम लोगों को, मैंने कल बुक में पढ़ी शायद। हाँ, हमने क्या बोला था कि जो इंटरफेज होता है वो इनएक्टिव बोला गया है, ठीक है। इनएक्टिव क्यों बोला गया, क्योंकि वहां पर डिवीजन नहीं हो रहा होता है। अब यहाँ पर देखो कितना ड्रामेटिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा तुम लोगों को, पूरा न्यूक्लियस खत्म हो चुका है, सारे सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो चुके हैं, क्रोमोसोम पता नहीं आकर के सेंटर में अरेंज हो रहे हैं, फिर टूट करके इधर उधर जा रहे हैं। कितना ड्रामेटिक इवेंट है पूरा का पूरा। बुक खुद बोलती है कि जो एम फेज होता है, जो डिवीजन फेज है, वो बहुत ही ड्रामेटिक इवेंट है। एम फेज डिवीजन फेज, ये बहुत ही ड्रामेटिक फेज है। ड्रामेटिक मतलब बहुत सारी चीजें न्यूक्लियस सेल के अंदर हुए जा रही है, न्यूक्लियस तो खत्म ही हो गया है। इसके कंपैरिजन में इंटरफेज में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में वहां पर माइक्रोस्कोप में कुछ दिखेगा नहीं हमको कि कुछ हो रहा है करके, इसलिए उसको इनएक्टिव इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर हमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होता। चेंज भी हो रहा है कुछ सेल में, क्योंकि चीजें सिंथेसिस हो रही है, चीजें बढ़ रही हैं, बन रही है, तो क्या ही दिखेगा, न्यूक्लियस हम न्यूक्लियस की जगह दिखेगा, ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल की जगह दिखेंगे, कोई ऐसा मेजर इवेंट दिखेगा नहीं जैसा यहाँ दिख रहा है। जो यहाँ पर पूरा ड्रामा दिख रहा है, ऐसा कोई ड्रामा इंटरफेस में दिखता नहीं है, इसलिए भी हम उसको इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, ठीक है।
वो किसके सेंस में इनएक्टिव स्टेट? डिवीजन के सेंस में। ठीक है, यहाँ पर भाई ये क्या हो गया? मेटाफेज। अब मेटाफेज में बताओ डिप्लॉइड की एप्लॉइड? क्रोमोसोम सेट बोलेंगे तो डिप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, क्रोमेटिन कंटेंट 4C। अब मेटाफेज के बाद कौन आएगा? एनाफेज। नीचे बना देते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा बनाना। हाँ थोड़ा सा और। और फिर लास्ट में छोटी छोटी 2 सेल्स। हाँ ऐसा लगेगा। क्यों एनाफेज टीलोफेज आगे जाएगा? एनाफेज टीलोफेज 2 सेल। अभी बनाना है ना कि बड़ी बिल्कुल नहीं बनेगी, लेकिन अगर वो अपने दुनिया रहेगी बन जाती बड़ी। नहीं बनी अभी बड़ी? बन तो गई, इतनी नहीं बनी। बनी है, जहाँ छोटी दिख रही है। अरे ठीक है, अरे जो भी है, मेरे कहने वो चीजें थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाती हैं धीरे धीरे। बट लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है। चलो देखा, अनकॉन्शियसली भी अच्छा काम कर देती हूँ मैं। अब यहाँ पर आओ, तो अब क्या होगा? अब एनाफेज आ रहा है। मैंने क्या बोला था? पहले सेपरेज आएगा। सेपरेज इनके बीच के कोएसिन को काट देगा। कोएसिन कटेंगे तो दोनों के दोनों जो क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम नहीं, दोनों के दोनों क्रोमेटिन जो सेंट्रोमेयर पर अटैच थे वो अब क्या हो जाएंगे? सेंट्रोमेयर से डिटैच। सेंट्रोमेयर से क्या हो जाएंगे? अलग। सेंट्रोमेयर से जैसे अलग होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल की क्या होगी? शॉर्टनिंग। कॉन्ट्रैक्शन कहीं नहीं लिखा है, क्या लिखा है? शॉर्टनिंग। माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट होंगे तो वो जो क्रोमेटिन उन्होंने पकड़ा है, अब वो क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन गया है। अभी तक क्या था? ये एक क्रोमोसोम था जो सेंट्रोमेयर पर चिपका हुआ था। ठीक है, अब जैसे इसको काटा, ये दोनों क्रोमेटिड अलग हुए, अब दोनों नए क्रोमोसोम बन गए। तो ये वाला क्रोमोसोम ये वाला स्पिंडल फाइबर खींचेगा, ये वाला क्रोमोसोम नीचे वाला स्पिंडल फाइबर खींचेगा। तुम्हारी बुक में लिखा है कि स्पिंडल फाइबर कुछ इस तरीके से खींचते हैं कि जो सेंट्रोमेयर होता है वो होता है पोल की तरफ को। ठीक है, और जो आर्म्स होती हैं वो होती हैं सेंटर की तरफ को। आर्म्स होती हैं मेटाफिजिक प्लेट की तरफ को, और सेंट्रोमेयर कहाँ की तरफ को होता है? पोल्स की तरफ को। इस तरीके से कौन मूव करते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स मूव करते हैं। 4 एक साइड मूव करेंगे और 4 दूसरी साइड मूव करेंगे। ये लेट एनाफेज है। शुरू में तो कट होगा, सेपरेट होंगे, फिर खिंचे जाएंगे, खिंचते खिंचते पोल्स तक पहुंच गए लगभग। देखो ये लेट एनाफेज वाली फोटो लग रही है हमको थोड़ी थोड़ी, है ना? लेट एनाफेज के बाद कौन आएगा फिर? टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? अब ये पहुंच ही गए लगभग, समझ लो। टीलोफेज में ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे, पोल तक पहुंच जाएंगे। और क्या होगा? हाँ वही उसी टाइप का। ये जो हमारे दोनों के दोनों, इतना भी बड़ा नहीं बनाना था। अब वो क्या, छोड़ो। जो दोनों के दोनों हमारे पास में क्रोमोसोम के सेट बने, वो कहाँ पहुंच गए होंगे? पोल्स पे पहुंच गए होंगे, है ना? तो दोनों पोल्स पर ये पहुंच गए हैं। कंडेंस हुए थे, अब क्या हो गए? डीकंडेंस हो गए, यानी कि वापस से किस फॉर्म में आ गए हैं? क्रोमेटिन के फॉर्म में आ गए हैं। ऐसे क्रोमेटिन के फॉर्म में आ गए हैं वापस से। ठीक, बुक में तो पूरा वो बना रखा है सतरंगी, दिखाती हूँ तुमको। ये क्या जो किया होगा। ये दिख रहा है एकदम कलरफुल रेडिएशन। ठीक, क्या क्या काम हुआ सुन लो। सबसे पहले तो ये जो क्रोमोसोम्स थे ये पोल्स तक पहुंच गए, इनके ये डिकंडेंस हो गए, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन लग गई, जो भी सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हुए थे वो रीअपियर हो गए,
और एक अंदर की तरफ क्या बनने लग गया, ग्रूव बनने लग गया। एक ऊपर को गए नीचे को ना। हाँ, दोनों दोनों पोल पर, एक क्योंकि एक इस साइड पे जाएगा जहाँ ये सेंट्रियोल है और दूसरा यहाँ जाएगा। वो जो ऑर्गेनल हुए ना असेंबल, अब देखो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, तो यहाँ भी बनेगा, नीचे भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा। ठीक है, गोल्जी बॉडी यहाँ बनेगी तो यहाँ भी बनेगी। कम से कम एक एक ऑर्गेनल तो आ ही जाता है सब में। मैंने बोला था ऑर्गेनल का डिवीजन रैंडम प्रोसेस है, मॉनिटर्ड प्रोसेस नहीं है कि 3 इधर जाएंगे, 3 इधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, ऐसा नहीं है, रैंडमली जाते हैं। मान लो एक जगह पर 3 माइटोकॉन्ड्रिया चले गए, एक जगह एक ही गया, ठीक है, ऐसे 4 तो उतने ज्यादा ही होते हैं, फिर भी एक एक तो जाएगी। हाँ, एक एक कम से कम चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक एक चले गया तो वो अपना नंबर फिर बढ़ा लेगा खुद से, क्योंकि ग्रोथ भी आएगी जीवन फेज में, वहां पर वो वापस से अपने आप को अपनी मदर सेल के बराबर बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर कम से कम एक एक तो एक दूसरे के पास में चले जाना चाहिए, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल रीअपियर हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगी, ये जो सेल्स हैं ये एक से क्या हो जाएंगे, अब 2 हो जाएंगे और बन जाएंगे हमारे पास में ऐसे 2 डॉटर सेल्स। ओहो, चलो थोड़ी छोटी कर देते हैं। अभी डॉटर सेल कब तक ग्रो करेगी, जब तक कि अपनी मदर सेल के जैसी ना हो जाए। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना, चलो कोई नहीं, वो इवेंट्स दिखाने के लिए चाहिए था ना। गोल्जी बॉडी वगैरह आ जाएगा यहाँ पर सारा का सारा ऑर्गेनल वगैरह सब रीअपियर हो जाएगा। अब ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, और हमारे लास्ट में क्या बन गई, डॉटर सेल। अब यहाँ पर आते हैं, बताओ ये क्या फेज है, एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर n की 2n, डीएनए कंटेंट C की 4C की 2C, 4 तो है अभी भी, अलग थोड़ी हो गए हैं, एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। अच्छा सॉरी, कंटेंट अभी भी 4C है, यहाँ पर गड़बड़ हुई है। अभी तक क्रोमोसोम कितने थे, 4, अब क्रोमोसोम कितने हो गए हैं, 8, तो यहाँ पर पे n की जगह क्या हो जाएगा, 4 है। कॉपीज तो अभी भी 4 ही है ना एक क्रोमेटिन की, एक कॉपी, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, कॉपीज तो अभी भी 4 है एक क्रोमेटिन की, तो F4 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया है, अब डबल हो गया है। टीलोफेज में आते आते क्या हो गया, देखो अब हो गया है 4n ही है, लेकिन ये है 2n + 2n के फॉर्म में। किस फॉर्म में, 2n + 2n के फॉर्म में। और ये C भी किस फॉर्म में है, 2C + 2C के फॉर्म में है। अभी भी ये 4n और 4C, मगर किस फॉर्म में है, 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन गए हैं। न्यूक्लियस बन गए हैं तो हम 4n और 4C न्यूक्लियस बन गए, तो हम इनको क्या कर देंगे, अब डिवाइड कर देंगे। जैसे हम लोगों ने एक वहां पढ़ा था, याद है तुम लोगों को, बेसिडोमाइसिटीज पढ़ा था प्लांट्स में, तो हमने बोला था वहां कैरियोकाइनेसिस तो होती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस तुरंत बाद नहीं होती है, तो सेल कुछ समय तक n+n स्टेज में रहता है, पढ़ा था। वही वैसा ही स्टेज यहाँ पर भी आ रहा है, बस ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, वो वाला स्टेज थोड़ा लॉन्ग लिव्ड रह जाता है, ये शॉर्ट लिव्ड स्टेज है। ठीक, तुरंत से 2n होते होते सीधे सीधे सेल साइटोकाइनेसिस भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो जैसे ही टीलोफेज शुरू हुआ वैसे ही सेल डिवीजन भी शुरू हो गया है। ऐसा नहीं टीलोफेज खत्म होगा फिर साइटोकाइनेसिस शुरू होगा, जैसे टीलोफेज शुरू हुआ साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो गई है साथ ही। और ये खत्म होते होते साइटोकाइनेसिस भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, खत्म। और ये एक सेल से क्या हो जाएंगे, 2 सेल। अब ये सेल भी क्या है, 2n और 2C एज मदर सेल, और ये सेल भी क्या है, 2n और 2C। ये दोनों कौन से स्टेज में हैं, जीवन स्टेज में। अभी अपने आप को ग्रो करवाएंगे, ग्रो करवाने के बाद फिर इनका क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। फिर अगर इनको दोबारा डिवाइड करना होगा तो ये कहाँ आएंगे, वापस से एस फेज में आएंगी। और अगर इनकी डिवाइड करने की इच्छा ना हुई फिर ये कहाँ चली जाएंगी, G0 फेज में चली जाएंगे। गुड, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ना गिरो किसी दिन।
नहीं सोचती हूँ मैं आजकल ऐसा, मुझे पता लास्ट तक हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा लग रहा है। इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलेगा इतना? फोटो उतारने तो फोटो उतार लो, फिर मैं मिटा रही हूँ इसको, फिर हम साइटोकाइनेसिस करेंगे। देखो टीलोफेज में क्या क्या इवेंट्स हैं बुक में, बुक के शब्द पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। मतलब अब क्रोमोसोम क्रोमोसोम की तरह नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, वो डिस्क्रीट हो जाएगा, वो फैल जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बन गई है? 2 डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर सेल्स नहीं बनी, डॉटर न्यूक्लियाई बन गई है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म। ये सब कुछ दोबारा से बन गया है। तुम बना ले रहे हो क्या सीधे? तस्वीर ले लो, बाद में बनाना, अभी आगे बढ़ते हैं। आपने बोला बना लो। नहीं नहीं, तस्वीर ले लो, कहा मैंने? फोटो बना लो कह रही थी मैं, फोटो बना लो, फोटो बना लो, बना लो क्या? हटो भी लो। खींच मेरी इसने मेरे को कहीं का भी नहीं भेजा, मेरे को भी भरोसा नहीं। क्यों नहीं भेजा रहे तूने? भूल गई। आज जाएगा। क्लियर भी नहीं आ रहा। उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, वो उससे देख लेना वरना। लाइट चमक रही है। ओह चलो, अब किसके ऊपर आता है? अच्छा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि जो क्या बोल रही थी मैं, क्रोमोसोम्स, हाँ शब्द ही नहीं आ रहा था दिमाग में। क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी कब की जा सकती है? मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में सबसे छोटे हैं वो, सबसे अच्छे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनके, सबसे अच्छे से विजिबल है, क्योंकि हाईली कंडेंस हो गए हैं अब। तो इसलिए सबसे बढ़िया स्टडी कहाँ होती है क्रोमोसोम्स की? मेटाफेज स्टेज में होती है, ठीक है। और मेटाफेज स्टेज में ही हम क्रोमोसोम का शेप, साइज, नंबर, ये सब पता कर सकते हैं मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है क्योंकि हाईली कंडेंस है। कर सकते कि मेटाफेज में रोक दें। मेटाफेज में अगर हम, अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ट्रांजिशन वगैरह बताऊंगी। मैंने कल बोला था चेक पॉइंट्स होते हैं, तो एक चेक पॉइंट मेटाफेज और एनाफेज के बीच में भी होता है। अगर तुम उस चेक पॉइंट को डिस्टर्ब कर दो, मतलब उस चेक पॉइंट को बोलो कि नहीं हो रहा काम अभी, रुके रहो यहीं, तो हो सकता है कि मेटाफेज में हम रोक लेंगे, क्योंकि स्टडी करने के लिए कुछ समय तो चाहिए ना हमको। तो वो वाला चेक पॉइंट क्या करेगा? चेक करेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं है, मेटाफेज में सब अरेंज हो गए कि नहीं हो गए हैं। अब ऐसे समझो कि मेरे पास ये 2 पेन थी, ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं। ये दोनों क्या है? एक ही क्रोमोसोम है कि एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड है अभी के लिए, ठीक है। दोनों साइड से क्या लगे हुए हैं? स्पिंडल फाइबर लगे हुए हैं। होना क्या चाहिए था? सेपरेशन, इसको बीच में से काटना चाहिए था, एक साइड जाना चाहिए था, दूसरा दूसरी साइड जाना चाहिए था, लेकिन सेपरेट नहीं काट पाया इसके अंदर के कोहेसिन को। तो अब दोनों, यहाँ से स्पिंडल भी खींच रहा है, यहाँ से स्पिंडल भी खींच रहा है, एक स्पिंडल छोड़ देगा इसको और ये दोनों एक ही तरफ चले जाएंगे। समझ रहे हो? अब एक ही डीएनए की हमारे पास में 3 कॉपी हो गई हैं, 2 कॉपी ये और एक इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके पास में। गड़बड़ है, अगर चले गया आगे तो दिक्कत करेगा, इसलिए चेक पॉइंट है, यहाँ चेक करेगा कि सब अच्छे से सेपरेट हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अगर मैं उसको बोलूं कि नहीं हुए, सब अच्छे से सेपरेट, रुक जा थोड़ी देर, तो वो रुके रहेगा। हर स्टेप के बाद एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है, साइक्लिन प्रोटीन बताया था कल तुम लोगों को, साइक्लिन और सीडीके। साइक्लिन को पहचान करके सीडीके काम करता है। जैसे G1 वाले में G1 का साइक्लिन बनेगा, G2 वाले में G2 का साइक्लिन बनेगा, M वाले में M का साइक्लिन, मतलब नेक्स्ट फेज का साइक्लिन बनता है। G1 वाले में S के लिए बनेगा, G2 वाले के लिए G2 वाले में माइटोटिक फेज के लिए बनेगा, और M वाले में A फेज के लिए बनेगा, एनाफेज के लिए बनेगा। साइक्लिन को पहचान के सीडीके काम करेगा और उसको आगे जाने की परमिशन देगा। लेकिन अगर नहीं पहचान पाया, साइक्लिन बना ही नहीं, या फिर उसको लगा कि नहीं दिक्कत है, साइक्लिन तभी बनता है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि सारी की सारी ये डीएनए डिपेंडेंट प्रोसेस है। डीएनए सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होती है पूरी की पूरी सेल डिवीजन। ऐसा नहीं डीएनए डिवाइड कर रहा है तो बाकी काम छोड़ देगा सेल के, ऐसा नहीं है। डीएनए डिवाइड भी कर रहा है, साथ ही साथ पूरे डिवीजन को कंट्रोल भी कर रहा है, और ग्रोथ भी कर रहा है, पूरी सेल की ग्रोथ भी करवा रहा है। ऐसा नहीं कुछ नहीं कर रहा, डिवाइड कर रहा है तो वही करूंगा बस, ऐसा नहीं है। डिवाइड करने के साथ साथ इतने सारे काम डीएनए कंटिन्यू कर ही रहा है, क्योंकि अगर डीएनए छोड़ देगा बाकियों के भरोसे कि तुम देख लेना मैं बना नहीं बना ढंग से, फिर तो हो गया काम। तो डीएनए खुद ही कंट्रोल रखता है, ताकि सेल में जो भी होना है वो डीएनए की वजह से होना है। तो डीएनए ऐसे कैसे किसी के भरोसे छोड़ देगा कि तू देख लेना मैं एक बार आता हूँ थोड़ी देर में करके,
ऐसा नहीं हो सकता ना। तो डीएनए पूरा अपने कंट्रोल में रखता है और वही कंट्रोल साइक्लिन प्रोटीन बनवाता है। प्रोटीन बनेगा तो सीडी का काम करेगा, सेल आगे जाएगी, नहीं बनेगा तो नहीं काम करेगा। तो ये चेक पॉइंट में हम रोक सकते हैं, फिर स्टडी करेंगे हम इनकी क्या शेप है, क्या साइज है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना मोटा है। अटकाए रहते हैं वहां पर पे। हम उस सेल को, वो तो हम उस सेल को वहीं पर ही रोक दे रहे हैं, उसको किल कर दे रहे हैं, उसको वहीं पर स्टॉप के किल ही कर दे रहे हैं हम उसको, ताकि अब इसमें कोई मूवमेंट ही ना हो, क्रोमोसोम में दिखाई देते रहे। उसको हम ऐसा फ्रोज कर देंगे आजा कि वो उससे आगे जा ही नहीं पाएगा। आजा उससे आगे वो जा नहीं पाएगा फिर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा माइटोसिस पूरा हो गया। ठीक है, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब नहीं होगी कभी भी। इस चैप्टर में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्यारा सा चैप्टर है, एक बार पढ़ लिया तो बड़ा मजा आता है। 2 बार पढ़ लिया तुमने ये टॉपिक तो अब समझ में आ गया। ऐसे तो मैंने 4 बार मतलब बुक में तो अजीब लगती है, वो ड्राइंग से ही समझा मैंने, क्या हो रहा होगा इस ड्राइंग से। ड्राइंग्स में काफी कुछ समझा रखा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ में। ये मेजर इवेंट्स आपको पता है, एक दिन पहले मैं बुक थोड़ी पढ़ूंगी। ये भी है, ये तो सबसे जरूरी बात है, लास्ट में बोली तूने, लास्ट में खोलने के टाइम ही ना हो। लास्ट में बोली तूने, कह रही हूँ। चलो एक गुब्बारा ले आते हो, या ऐसे इमेजिन कर लोगे गुब्बारा दिमाग में। क्या करना है गुब्बारे से? गुब्बारे से सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है हमने, हो जाएगा। इमेजिन कर लोगे ना। ठीक है, बायोलॉजी वालों की इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए अच्छी। कौन लेगा? अब सुनो फिर होता क्या है। ऐसे समझो एनिमल सेल है हमारे पास में, हम क्या है एनिमल सेल है। हमारे पास जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होने का हमको एक फायदा, अभी मैं थोड़ा चौखट चौखट टाइप की बना रही हूँ। गोल गोल बनाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लग जाती है। अभी हमारे पास में एक सेल है, गोल चौखट कैसी भी हो सकती है। सबसे पहले क्या होगा, टीलोफेज में क्या होता है, थोड़ा सा गड्ढा बना था इसमें। तुम लोगों को डायटम्स याद है? डायटम्स मेजर ग्रूव होता है बॉडी में, याद है? तो बिल्कुल वैसा ही ग्रूव बनता है यहाँ पर भी। होगा कैसे? ऐसे समझो गुब्बारा है गोल सा, तुम ऐसे दोनों हाथ से पकड़ करके अंदर को पिचकाओगे उसको। तो अगर अंदर को पिचकाओगे तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे पिचकाने वाला तो कोई नहीं है, मगर खींचने वाला है। यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसे समझो ये ऐसी पूरी 3D में है सेल। ठीक है, तो इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है। इस कमरे में समझो पूरी दीवार में बीच में एक लाइन खींच दूं मैं, और यहाँ पर मैं कुछ प्रोटीन्स को अटैच कर दूं किनारे किनारे। एक लाइन है, उस लाइन में मैंने प्रोटीन अटैच कर दिए हैं। अब बीच में एक कोर है, कोर से मैं सब जगह स्पाइडरमैन की तरफ ट्यूबुलिन के धागे फेंकूंगी। बीच में से मैंने ऐसे फाइबर्स फेंके, चारों तरफ फाइबर लगा दिए। अब मैं क्या करूंगी, इन फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगी। ट्यूबुलिन नहीं है यहाँ पर पे, या उसमें से निकलेंगे बीच बीच से माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, मैंने वो सारे फाइबर्स फेंक दिए। अब मैं उसको कंटिन्यूअसली खींच रही हूँ। मैं खींच रही हूँ तो वो तागों के साथ पीछे से कुछ प्रोटीन जुड़ा हुआ है, मेरा तागा आएगा तो प्रोटीन भी आएगा। आते आते वो सब क्या हो जाएंगे, धीरे 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 करके सेंटर तक पहुंच जाएंगे। जैसे सेंटर तक पहुंचेंगे मैं क्या करूंगी, उसको कट कुट करूंगी, एक सेल अलग दूसरी सेल अलग। ऐसे समझो ये चारों तरफ दीवार है, मैंने यहाँ पर सेंटर में कोर है, सेंटर में कोर से ऐसे क्या भेज दिए, फाइबर्स भेज दिए। एक डिवीजन प्लेट बन रही है हमारी, साइटोकाइनेसिस प्लेट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इन सारे तागों को खींचूंगी। तागों को खींचूंगी तो उसके साथ साथ दीवार के जिस हिस्से में वो चिपके हैं, ये जो हमने लाल वाली लाइन बनाई है प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, तो प्रोटीन जहां जाएगा मेम्ब्रेन भी वहीं जाएगी। तो अब मैं वो तागों को खींचूंगी तो वो प्रोटीन भी अंदर की तरफ को आएगी। अंदर की तरफ को आएगी तो क्या होगा, ये जो हमारी सेल है ये ऐसे करके हाँ ऐसे करके ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ये गोल अभी भी है ही, फाइबर भी है ही अभी। ये धीरे 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 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, खींचते 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 एक समय के बाद क्या होगा, ये एकदम एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। एक दूसरे के कितने नजदीक आ जाएंगे, बिल्कुल एकदम सेंटर तक चिपक जाएंगे ऐसे। ये
होते होते एक समय तक ऐसा होगा। अब जिस समय ऐसा होगा उस समय पे इसको हम क्या कर देंगे, कट, ये मेम्ब्रेन अलग, ये मेम्ब्रेन अलग, बन गई एक सेल से दो सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने वाले प्रोटीन्स हैं कुछ सेपरेज वगैरह, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे और दोनों अलग अलग हो गए। जैसे तुम लोगों ने फैगोसाइटोसिस पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को एक बार। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, पहले ऐसे एक वेसिकल बनती है, फिर वो वेसिकल की मेम्ब्रेन से फ्यूज जाती है, फिर बीच में से कट होता है, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, अंदर एक गोला जैसा आ जाता है। याद है तुम लोगों को? नहीं याद है? सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तब मैंने फैगोसाइटोसिस बताया था, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है, लिखो। ऐसा था ना, ये मेम्ब्रेन था, पहले ऐसा वेसिकल बनता था, वो अमीबा फिर ये, हाँ, फिर ये वेसिकल ऐसे करके एकदम चिपक जाता था, फिर हम यहाँ पर से इसको कट कर देते थे, ये अंदर का वेसिकल अलग, ये अलग, बिल्कुल वैसा हिस्सा है यहाँ पर भी, समझ लो, है ना। ये दोनों ऐसे चिपक रहे हैं, फिर इसको कट करेंगे, ये अलग और ये अलग। ये किन में होता है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में ये होना पॉसिबल क्यों है? क्योंकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो प्लांट सेल में क्या होगा? बता रही हूँ, रुक जा, ठीक है। कहाँ गया? आइए आइए, हुजूर तुमको सितारों में, बुक में नहीं दिखाया है, बुक में नहीं दिखाया हुआ है अनफॉर्चुनेटली, वैसे कितना इसमें देखेंगे। खतरनाक सा है, खींच रहा है वो। खींचते गुलाबी साथ में। ये देखो, ये मिड बॉडी है, वो जो प्रोटीन लगा है पूरा मिड बॉडी कहते हैं उसको। उसके साथ में फाइबर्स जुड़े हैं, फाइबर्स उसको अंदर की तरफ को खींच रहे हैं, देखो अंदर को खींचने का साइन बना हुआ है। खींचते 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 एक समय के बाद ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और फिर तोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, देखो सेंटर की तरफ हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। एनिमल सेल में डिवीजन कैसा होता है? सेंट्रीपिटल, सेंटर की ओर को, बाहर से शुरू हो रहा है और अंदर की तरफ को खत्म हो रहा है, तो कैसा डिवीजन? सेंट्रीपिटल डिवीजन। प्लांट सेल में इसका उल्टा है। अभी इससे समझ में नहीं आएगा, पहले पढ़ लो फिर, हाँ सेंट्रीफ्यूगल ही कह सकते हैं हम उसको, पहले पढ़ लो फिर समझ में आ जाएगा। अंदर से शुरू होगा, सेंटर से शुरू होता है एनिमल प्लांट सेल में डिवीजन होना, बता रही हूँ कैसे होता है करके, ठीक है। अब ऐसी हमारे पास में क्या भी है? प्लांट सेल भी है, मगर प्लांट सेल के साथ एक दुविधा है। दुविधा क्या है? इसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन है? सेल वॉल। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सेल वॉल। अब सेल वॉल है तो वो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, हम चाहे तो भी नहीं करा सकते हैं उसको, हार्ड होती है। तो यहाँ पर भी काम आता है गोल्जी बॉडी का। जब हमने गोल्जी बॉडी पढ़ी थी तब तुम लोगों को मैंने गोल्जी बॉडी के फंक्शंस में से एक फंक्शन बताया था, हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। लिखा है, याद है? हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन या फिर हेल्प्स इन प्लांट सेल डिवीजन, ऐसा कुछ लिखा होगा, एक बार थोड़ा देख लो। गोल्जी बॉडी है, फंक्शन में देखो। बॉडी इट इज मटेरियल पैक, गोल्जी important site of formation of glycoproteins, formation of polysaccharides, cell wall, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग प्लांट सेल में पढ़ते हैं तो प्लांट सेल में हमने नॉर्मल, जब हमने सेल पढ़ी थी हमने गोल्जी बॉडी पढ़ी थी। मैंने बोलता गोल्जी बॉडी अपना जो भी सिक्रीशन होता है वो गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स में स्टोर करता है, जिनको हम गोल्जी वेसिकल्स बोलते हैं। यहीं पर ये क्या होंगे, प्लांट सेल में से गोल्जी वेसिकल बने हैं ढेर सारे। उन गोल्जी वेसिकल के अंदर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स। बताओ कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स कहाँ होते हैं? मैग्नीशियम के पेक्टेट्स कहाँ होते हैं प्लांट में? मिडिल लैमेला में। मिडिल लैमेला बनने वाला है, ध्यान से सुनो। तो गोल्जी बॉडी से क्या आएंगे? वेसिकल्स आएंगे। सारे के सारे वेसिकल्स सेंटर पर अलाइन करेंगे। कहाँ पर अरेंज होंगे? सेंटर प्लेट पर अरेंज होंगे सारे के सारे वेसिकल्स अपना सिक्रीशन छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स बन जाएंगे। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स ने क्या कर दिया? दोनों के दोनों सेल्स को अलग अलग कर दिया। अब क्या होगा? अब बाकी के जो भी पार्ट है वो क्या करेंगे? वो सेल्यूलोज की सिंथेसिस करेंगे और सेल्यूलोज को धीरे धीरे क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की दोनों लेयर में। यहाँ की तरफ को ये वाली सेल अपना डिपोजिशन करेगी
सेल्यूलोज का, और दूसरी साइड वाली सेल अपनी तरफ को डिपॉजिट करवाएगी सेल्यूलोज की। ठीक है, यहां साइड से इसने सेल्यूलोज डिपॉजिट करवाया, दूसरी साइड से दूसरी सेल ने सेल्यूलोज का डिपोजिशन करवाया, बन गई दो सेल। प्लांट में सेल्स एक दूसरे से दूर थोड़ी होती हैं, प्लांट में सेल अरेंज अटैच नहीं होती एक दूसरे से, क्या बोलते हैं उसके थ्रू, मिडिल लेमिला के थ्रू। हमने क्या पढ़ा था, प्लांट में सेल कैसे होती है, एक सेल दूसरी सेल, इन दोनों के बीच में मिडिल लेमिला। नहीं दिख रहा तुम्हें, एक सेल दूसरी सेल, दोनों के बीच में मिडिल लेमिला। तो ऐसे तो हम एक सेल को निकालेंगे, एक ही सेल निकालते हैं तो। हाँ, तो फिर तो हमने इसका ये जो मिडिल लेमिला के कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेट इनको डिसॉल्व करना पड़ेगा। डिसॉल्व कर देंगे तो हम अलग कर देंगे उसको। वॉल तो बन गई है ना, अब ऐसा तो नहीं वॉल नहीं बनी है, वॉल तो बन गई है। वॉल जब बन गई है तो अब हम अगर उस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करवा भी दे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, प्लांट्स में तो ऐसे ही रहेगी, प्लांट्स में तो इनको सेपरेट होने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है बताओ, जहां पर सेल ने डिवीजन करना वहीं पर ही काम भी करना है। हमारी तरह कोई सेल इधर से उधर थोड़ी घूमती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी के जैसी। प्लांट में तो सारी की सारी सेल स्टैग्नेंट है ना अपनी जगह पर पे, जहां बनी है वहीं कोई सेल बताओ जो प्लांट में घूमती हो अपनी जगह से हिलती हो, है कोई सेल ऐसी? वो कौन सी सेल? सेल थोड़ी तो टिश्यू है ना। कौन सा टिश्यू? जाइलम फ्लोएम, उसके अंदर तो फ्लूइड और फूड का कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं डिसॉल्व्ड सब्सटेंस घूमता है। ऐसे चलती है, उनके थ्रू जाता है, वो तो अपनी जगह पे रहते हैं। सीव ट्यूब ऐसे कोई बस थोड़ी जैसे हैं जो अपने साथ लेकर के जाएंगे। सीव ट्यूब अपनी जगह है, पाइप है ना, पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, तो पानी के साथ पाइप थोड़ी चलेगा, पानी जाएगा ना। कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं। नेचुरली एनिमल प्लांट की सेल में डिवीजन हो चुका है, यही है प्लांट की सेल में साइटोकाइनेसिस। बस बीच में वो मैग्नीशियम जो फ्रेगमोप्लास्ट है वो सेंटर से अरेंज होना शुरू होते हैं, सेंटर में अरेंज होंगे फिर किनारे की तरफ को फैलते जाएंगे। अब इसको भी ऐसे समझना, ठीक है, यहाँ पर बस सेंटर में फ्रेगमोप्लास्ट आया, फिर चारों तरफ अरेंज होंगे सबके सब। इसको भी लाइन में मत समझो, हाँ प्लेन में होगा ये सारा काम भी, ठीक है। प्लेन में फ्रेगमोप्लास्ट अरेंज हुए, उनमें से कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेट बाहर निकले, मिडिल लेमिला बन गया, बाहर दोनों सेल ने अपना अपना सेल्यूलोज सिक्रीट किया, उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया, बन गई दो नई सेल, हो गया सेल डिवीजन। यही तो है साइटोकाइनेसिस। एनिमल में सेंट्रीपिटल, प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से शुरू होकर के किनारे की तरफ को जाता है। और वो किनारे से सेंटर हो गया, समझ में आ गया, ये है साइटोकाइनेसिस। बस हो गया, बस हो गया, बना रखी है, इसको देख लेना। देखो सेल प्लेट बनती है बोल रहा है, यही है सेल प्लेट, फ्रेगमोप्लास्ट से बन रही है जो, दैट रिप्रेजेंट द मिडल लेमिला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट। हैं क्यों गोल्जी बॉडी जो वेसिकल बना रही है कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेट वो फ्री में थोड़ी बना रही है, किन दोनों में बराबर एनर्जी, लगभग बराबर ही, दोनों ने अपने अपने जरूरी काम करवाने हैं तो एनर्जी तो लगेगी। ठीक है, हो गया है माइटोसिस पूरा कंप्लीट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं क्वेश्चन? माइटोसिस की जरूरत क्या है? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? अपने जैसे बनाने, वरना तो एक में एन होगा तो 2n। ग्रोथ करवाना, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रोथ करवाना। हमारे लिए क्या फायदा है माइटोसिस का? रीजन नहीं पूछ रही हूं मैं, सिग्निफिकेंस पूछ रही हूँ, ठीक है। ग्रोथ करवाना। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? वो जो रीजन वाले पढ़े थे हमने, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को बैलेंस करता है, वेरिएशन माइटोसिस से कैसे आएंगे? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को बैलेंस करता है। नंबर 2 सेल सरफेस और वॉल्यूम रेशियो को बैलेंस करता है। सेल का जो बॉडी है, बॉडी का साइज बढ़ाता है। एक सेल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तब बन रहे हैं हम लोग, देखा है जब फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म के बीच में तो एक सेल बनती है जाइगोट, उससे इतने बड़े तुम बने हो अभी, किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। समझ में आ रही बात? तो माइटोसिस का मेजर रोल है एनिमल की बॉडी बनाने में और उसके डेवलपमेंट करवाने में। चलेगा इतना? अब हम आगे बढ़े या कुछ मिनट का ब्रेक दें? थोड़ा सा ब्रेक देते, इसको बंद कर दो। ये देखो क्या बोल रहा है।